हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द ICAI पढ़ेंगे। लास्ट वाले वीडियोस में मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है वो फार इशू कर रहे हैं फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स इफ़ेक्टिव दैट आर एज फॉलोज, ठीक है। तो इसको मैं 1 बाय 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझाऊंगी। इसके लिए मैंने एक स्टोरी के रूप में इसको समझाने का ट्राई किया है, तो होप सो। ऐसे तो सारा स्टैंडर्ड ध्यान रखना, कौन सा स्टैंडर्ड किस में आएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो इसके लिए एक स्टोरी के रूप में मैंने इसको ले लिया है। तो इसकी एक ट्रिक है, अभी हम आज के वीडियो में जितना पॉसिबल होगा उतना करेंगे, बाकी का अगर रह जाएगा तो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में उसको कवर करेंगे, ठीक है। एक ट्रिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझने की। जैसे आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडीज़ ए वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, मतलब कोई पर्सन है ए, उसने कंप्लीट कर ली अपनी स्टडी, तो वो चाहता है अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करना, ठीक है। तो AS1 में आ गया उसका डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, ठीक है। तो ये AS1 में आ गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में। तो ये क्या है, वो ले रहा है वेरियस प्लान्स एंड पॉलिसीज़ रिगार्डिंग द न्यू बिजनेस। तो ऐसे समझ आ गया कि उसने डिस्क्लोज कर दिया अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को, ठीक। फिर आता है आपका AS2 में क्या है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। तो अब उसके बाद जब उसने डिसाइड कर लिया अपनी प्लान्स एंड पॉलिसीज़, वो डिसाइड करेगा एक्वायर करना वेरियस इन्वेंट्रीज को अपने न्यू बिजनेस के रिगार्डिंग, ठीक है। फिर ये आ गया आपका AS2। अब AS3 आ गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें क्या है, वो जानता है जब वो अपनी इन्वेंट्री को सेल करेगा तो पैसा आएगा उसके पास, तो क्या आ गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया, यानी कि AS3 में कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया। अब AS4 में आ गई कंटेंजेंसीज एंड इवेंट्स जो अकरिंग हो रहे हैं आपके आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। मतलब वो अवेयर नहीं था पर्सन, क्योंकि वो न्यू स्टडी कंप्लीट करके आया था, उसको कोई आइडिया नहीं था ना। तो ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ वेरियस कंटिजेंसी एंड हिज स्टॉक्स वर डिस्ट्रॉयड। तो उससे क्या हुआ, उसके स्टॉक्स डिस्ट्रॉयड हो गए। देन उसके बाद क्या आया, AS5 में क्या है, नेट प्रॉफिट और लॉस है पीरियड का, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इज अकाउंटिंग पॉलिसीज़। यानी कि जो उसके जो स्टॉक थे उसमें मतलब आग लग गई, जिसके कारण क्या हुआ, ये रॉन्ग इलेक्ट्रिकल वायर के द्वारा हुआ, जो कि प्रायर पीरियड में था। तो इससे थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे आप प्रायर पीरियड को, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड, ठीक है। तो ये हो गया आपका AS4। अब आते हैं हम AS5 पे। AS5 में क्या है, AS4 हमने किया, AS4 के बाद AS5 में नेट प्रॉफिट किया था प्रायर पीरियड का। फिर अब AS6 पे आते हैं। AS6 में क्या है, अब उस पर लॉस हुआ, आग लग गई, तो क्या है, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ड्यू टू फायर ऑल हिज एसेट्स गेट डेप्रिशिएटेड। तो AS6 में क्या आ गया आपका, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, ठीक है। अब AS7 में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट का। अब बिजनेस लॉस हो गया, तो ही इज़ नाउ गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू बिजनेस, मतलब वो वाला बिजनेस तो उसका बेकार हो गया, उसमें उसके डिस्ट्रॉय हो गए उसके इन्वेंट्रीज, तो उसने कंस्ट्रक्ट किया किसी न्यू बिजनेस को, ठीक है। तो फिर अब इसमें AS8 नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। फिर AS9 आई। AS9 में क्या हुआ, रिवेन्यू रिकग्निशन हो गया। ये क्लियर हो रहा है कि ओनली आफ्टर कंस्ट्रक्शन अ न्यू बिजनेस ही विल जनरेट रेवेन्यू। वो क्या जनरेट करेगा, अब रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो उसके लिए क्या करेगा वो, फिर AS10 में क्या, अकाउंटिंग फॉर फिक्स असेट्स। इसमें क्या है, वो स्टार्ट करेगा एक्वायर करना फिक्स असेट अपने न्यू बिजनेस के रिगार्डिंग, मशीनरी रहेगा या बिल्डिंग जो भी है उस फिक्स असेट के रिगार्डिंग। फिर AS11 में क्या होगा, जो इफेक्ट होगा चेंजेस इन एक्सचेंज रेट। जो लास्ट टाइम जो उसके बिजनेस में जो आग लगी थी, तो वो लॉस्ट उसकी एवरीथिंग हो गई थी फायर एक्सीडेंट में, तो वो क्या करेगा, वो नाउ टेकिंग अ लोन फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज। वो क्या करेगा, अब लोन लेगा फॉरेन एक्सचेंज से। तो द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, मतलब ये एक ट्रिक है याद करने की, ऐसा नहीं है कोई स्टोरी है, मैंने स्टोरी के वे में इसको समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आपको स्टैंडर्ड याद रह जाए। क्योंकि वैसे आप याद करोगे तो बहुत लेंदी एक तरीके से रट्टाफिकेशन होगा, तो वो सही नहीं है। तो समझ भी आना चाहिए कौन से स्टैंडर्ड में क्या है, तो इसके थ्रू होप्सो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर AS12 आया।
AS12 में क्या है, अकाउंटिंग, पहले तो उसने लोन ले लिया एक्सचेंज रेट से, मतलब पैसा ले लिया, लोन ले लिया, फिर उसके बाद में अब उसे कुछ पैसा गवर्नमेंट से भी मिल गया। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वो, जैसे एग्जांपल के लिए ले लिया इसमें ऐसे ही नॉर्मली जनरली मैंने, कि वो क्लोज है गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट ने भी उसको ग्रांट कर दिया, ठीक है। हैंस गवर्नमेंट गिव्स इट ग्रांट टू, उसके रीस्टार्ट करने के लिए बिजनेस के रिगार्डिंग। AS12 आ गया, ठीक है। अब AS13, अब उसके पास लोन आ गया, गवर्नमेंट से भी उसको पैसा मिल गया, तो क्या है AS13 में अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। अब वो क्या करेगा, जब उसके पास पैसा आ गया ऑलरेडी, उसने बैंक से भी लोन ले लिया, उसको फॉरेन ग्रांट, मतलब फॉरेन ग्रांट ने भी पैसा दे दिया, दैन उसके बाद गवर्नमेंट ने भी उसको ग्रांट कर दिया दोनों टाइम पे, तो वो डिसाइड करेगा इन्वेस्टमेंट को वाइजली तरीके से हैंडल करने के लिए। तो AS13 आ गया, ठीक है। फिर अब आता है आपका AS14। AS14 में क्या है, अभी उसका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, तो मतलब और भी कंपनियां उसके बिजनेस में आना चाहती हैं। तो जैसे कि अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन हो गया। अमालगमेशन में क्या है, जब कंपनी मिलकर एक कोई न्यू कंपनी फॉर्म करती है, तो वही तो हो गई अमालगमेशन, मतलब सारी कंपनियां मिलके, या मतलब दो कंपनी हो गई, जैसे कि रिलायंस हो गई, तो उसने गुड इन्वेस्टमेंट हो गया उसका, तो उसका बिजनेस क्या है, अब प्रॉफिट अर्न करने लगा, तो देयरफॉर वो रिसीव्स कर रहा है एक ऑफर ऑफ अमालगमेशन फ्रॉम मुकेश अम्बानी फॉर एग्जांपल। फिर AS15 आया। AS15 में क्या है, अब ये कंपनीज एकजुट हो गई, तो अब एम्प्लॉय को दिक्कत हुई, एम्प्लॉय को लगा कि कहीं ऐसा ना हो हमारे पैसे में कोई दिक्कत करें सैलरी लेने में, हम तो पुराने वाले ओनर को जानते हैं, अब ये दो ओनर हो गए, पता नहीं किस हिसाब से हमारा सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो इस तरीके से फिर एम्प्लॉय बेनिफिट्स आए। तो अब एम्प्लॉय को इन्फॉर्म्ड हो गया अबाउट द अमालगमेशन के, तो ये शाउटेड करेंगे, चिल्लाएंगे, झगड़ा करेंगे, डिस्प्यूट करेंगे फॉर द सेटलमेंट ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग बेनिफिट्स। फिर अब उसके लिए क्या है, अब पैसा तो इतना था नहीं, उनने तो ऑलरेडी लोन लिया है। फिर AS16 में क्या है, बोरिंग कॉस्ट, मतलब उनका सेटल डाउन करने के लिए जो एम्प्लॉय में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उसके लिए उसने क्या किया, और लोन ले लिया, ठीक है। ही टेक्स फर्दर बोरोइंग, उसने आगे भी और भी बोरोइंग्स ले ली, तो उसके बाद क्या हो गया, सेटल द एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स, ही टेक्स फर्दर बोरोइंग, तो ये AS16 में आ गया, ठीक। फिर आपका AS17 आया, सेगमेंट रिपोर्टिंग। अमालगमेशन से पहले ये ऑब्जर्व किया गया था कि वन इफ़ द सेगमेंट इज़ परफॉर्मिंग नेगेटिवली, ये सेगमेंट जो था अमालगमेशन से पहले ये कंसीडर किया गया था कि जो ऑब्ज़र्व किया गया था कि इनमें से कोई भी एक सेगमेंट परफॉर्म किया गया था नेगेटिवली, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में AS17 तक पढ़ेंगे, आपके इसमें AS32 तक हैं आपके सिलेबस में, बाकी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो होप सो आपको इतना समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।